हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा सर आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्वामी सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरा विश्व, पूरा भारत देश एक विश्व महामारी से जूझ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से मैं काफ़ी दिनों तक आपके साथ कोई वीडियो साझा नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं पुनः आपके साथ प्रतिदिन वीडियो के साथ जुड़ने वाला हूँ। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मेंसुरेशन, क्षेत्रफल आयतन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देख लीजिए, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की। मेंसुरेशन में क्या होता है, कोई भी आकृति आपको दी जाती है, उनका क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला विचार यही आता है कि जो आकृतियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, मैं बात कर दूं आकृतियों की। आकृतियाँ होती हैं तीन तरीके की होती है दोस्तों। कितने तरीके की होती हैं? तीन तरीके की। एक होती है 1 डायमेंशन की, दूसरी होती है 2 डायमेंशन की और 3 डायमेंशन। अर्थात 1 डायमेंशन का मतलब होता है एक निर्देशांक, 2 डायमेंशन का मतलब होता है दो निर्देशांक यानी द्वितीय निर्देशांक 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में 3 निर्देशांक होते हैं। एक निर्देशांक की बात करूँ तो एक निर्देशांक को हम डिनोट करते हैं दोस्तों लंबाई के तौर पे। किसके तौर पे? लंबाई। लेकिन 2 डायमेंशन में 2 निर्देशांक होते हैं, तो एक हो गई लंबाई और एक हो गई चौड़ाई। ऐसे ही बात कर दूं 3 डायमेंशन की, तो 3 डायमेंशन में दोस्तों 3 निर्देशांक होंगे। एक आपका लंबाई होगा, दूसरा आपका चौड़ाई होगा और तीसरा आपका ऊंचाई हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से आपकी आकृतियां डिनोट होती हैं। तो आप एक बात बताना मुझे, जो 1 डायमेंशन आकृतियां होती हैं, केवल एक लंबाई, एक रेखा होती है, तो हम उस रेखा का क्षेत्रफल कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते। क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन उसका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों? परिमाप, यानी उसकी लंबाई ही क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। 2 डायमेंशन जो आकृतियां होती हैं उनका हम क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं और परिमाप भी, दोनों बातें हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन 3 डायमेंशन आकृतियां जो होती हैं उसमें क्षेत्रफल भी, आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो होगा 2 डायमेंशन पे। कौन से पे होगा दोस्तों? 2 डायमेंशन पे। आपको पता भी है कि 2 डायमेंशन में कौन सी आकृति आती हैं, 3 डायमेंशन में कौन सी आकृति आती है। दोस्तों, 2 डायमेंशन में जो आकृतियां आती हैं वो होती है त्रिभुज। सबसे पहला जो पॉइंट होता है त्रिभुज ही होता है। दूसरा होता है चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में आप आयत, वर्ग, वर्त, ये तीनों चीजें किस में आ गई भाई? 2 डायमेंशन में। एक हो गया आपका वर्त। ऐसे ही बात कर दूं यदि 3 डायमेंशन की, तो 3 डायमेंशन में कौन कौन सी आकृतियां आती हैं देखना। आप बोलोगे सर घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु, शंकु का छिन्नक हो गया, प्रिज्म हो गया और पिरामिड हो गया। प्रिज्म हो गया और पिरामिड हो गया। ये वाली आकृतियां हम पूरे आज से स्टार्ट करते हैं और आगे कंटिन्यू इन्हीं पे हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं जब तक हमारा मेंसुरेशन चलने वाला है। तो दोस्तों, आज अपना टॉपिक होगा 2 डायमेंशन। इसको लेकर 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन में भी मुख्यतः हम बात करेंगे किसकी? त्रिभुज की। आज का वीडियो जो भी होगा उसमें हम त्रिभुज से संबंधित सारे प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। मैं सभी त्रिभुजों को अलग अलग एक एक करके भी समझाऊंगा, लेकिन आज इस वीडियो में जो कॉमन स्थितियां होती हैं, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, कोई भी आकृतियां हो, कैसी भी त्रिभुज हो, उन सभी पर लागू होती हैं वो सारी स्थितियां आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं त्रिभुज का। सबसे पहला पॉइंट त्रिभुज। छोटी छोटी बातों को लेकर चलते हैं। त्रिभुज की डेफिनेशन सबको पता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या दोस्तों, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि पहला बहुभुज ही क्या कहलाता है? त्रिभुज। बोला सर पहला बहुभुज त्रिभुज कैसे कहलाएगा? क्योंकि बहुभुज कब बनता है? जब 2 या 2 से अधिक आपके पास विमाएं हो, विमाएं हो और उनसे हम एक बंद आकृति का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, बंद आकृति का निर्माण करने के लिए हमें कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता पड़ती है, और 3 भुजाओं से जो आकृति बनती है वो त्रिभुज भी कहलाती है। तो मैं कह सकता हूं कि पहला बहुभुज ही क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। पहली बात। दूसरी बात की बात करता हूं, अंत्यकोणों का योगफल
अंतःकोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है। किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल यदि हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं n-2 गुणा 180। n होता है भुजाओं की संख्या। n क्या होता है दोस्तों, भुजाओं की संख्या। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 180 से गुना हुआ तो 180 हो गया। अब सबसे पहली बात यही आती है कि त्रिभुज बनता कब है, क्योंकि आपको कोई भी 3 माप दे देगा, 3 विमा दे देगा, क्या उनसे त्रिभुज बनता है या नहीं बनता, ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो पहला पॉइंट यही है कि त्रिभुज कब बनता है। तो ध्यान देना, आपने एक त्रिभुज बनाया छोटा सा, पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा दोस्तों। नामकरण कर दिया ABC है कोई भी त्रिभुज। इसकी मैं बात कर दूं ए के सामने, ये भुजा ए होगी, ये भुजा बी होगी और ये भुजा सी होगी। दोस्तों आप क्या जानते हो कि यदि त्रिभुज बनता है तो आप कह सकते हो कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। कोई भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। जैसे देखो ए और बी 2 भुजाएं हैं, यदि मैं इनका योग करूं, ए और बी का योग कर दिया, ये योग बड़ा होगा किससे भाई, सी से, तो ये लो सी लगा दिया। ऐसे ही आप ये भी तो कह सकते हो कि सर ए और बी का कराओ, बी और सी का कर लीजिए, तो आप कह सकते हो सर बी और सी बड़ा होगा किससे, ए से, ये बात भी सही है। ऐसे ही यदि आप ये कहना चाहो कि सर सी और ए की भी बात कर ले, सी प्लस ए, ये बड़ा होगा किससे, बी से। आपने तीनों जो बात बोली थी उससे तीनों स्थितियां निकाल दी। तो दोस्तों इसको आगे यदि मैं सोल्व करूं तो देखो यहां से a प्लस बी ग्रेटर देन है किससे, c से। तो क्या मैं b का मान निकालना चाहूं, किसका, b का, और क्या करूं, b को यहीं छोड़ दूं, a का पक्षांतरण करके इधर लेकर आता हूं, तो क्या बोलोगे सर b ऐसे कैसे, बड़ा था, b बड़ा है किससे, c से, लेकिन a इधर आते ही किसका बन गया दोस्तों, माइनस का। तो आप क्या बोलोगे कि b बड़ा होगा किससे, c और a के अंतर से, c और a के अंतर से। ऐसे ही यदि यहां बात करें हम तो क्या कह सकते हो कि सर यहां पे भी यदि मैं b का मान निकालूं तो देखो b बड़ा है किससे, a से, लेकिन c को इधर ले गए तो किसका हो गया, माइनस का। दोस्तों आपने क्या देखा कि a माइनस सी भी आता है और c माइनस ए भी, दोनों आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हमेशा बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटती है। और आपको ये भी बात पता है क्या कोई भी भुजाओं का अंतर या भुजाएं हम पॉजिटिव लेते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर क्या तो c माइनस ए हो या a माइनस सी, इन दोनों को आप इस तरीके से डिनोट कर दो कि a माइनस सी और उनका मोड लगा दो। क्या लगा दो दोस्तों, मोड। इस मोड का मतलब क्या होता है कि आप चाहे प्लस की संख्या निकालो चाहे माइनस की, रिजल्ट जो भी दोगे वो किसका आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो दोस्तों आपने क्या देखा कि बोला सर C और A 2 भुजाएं थी, उन दोनों का जो योग हो रहा था वो B से बड़ा था, लेकिन इन्हीं दोनों का अंतर आपने करा, इन्हीं दोनों का अंतर करा तो वो छोटा हो गया किससे, B से। तो क्या मैं उसको और इन दोनों को मिलाकर एक बात कह सकता हूं क्या कि C और A योग है, बड़ा है किससे, B से, लेकिन B किससे बड़ा है, इन दोनों के अंतर से बड़ा है। देखो B बड़ा है किससे, इन दोनों के अंतर से, तो B बड़ा है किससे, A माइनस सी से। किससे है दोस्तों, A माइनस सी से। तो दोस्तों यहां से एक आपका स्पष्ट हुआ है कि आप एक बात कह सकते हो कि कोई भी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है और उन्हीं दोनों भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। दोस्तों इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आता है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए किसी त्रिभुज की जो 3 भुजाएं दे रखी हैं वो दे रखी हैं 15, 20 और x सेंटीमीटर। ये 3 भुजाएं उसने दी हैं और पूछा है आपसे कि x का मान पूर्णांक में कितना हो सकता है या x के कितने मान संभावित हैं, और जितने x के मान होंगे दोस्तों उतने ही त्रिभुज बन सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने क्या करा था कि सर एक एक ट्राइंगल लिया त्रिभुज, ये भुजा यदि 15 हो गई, ये 20 हो गई और ये x, तो आप क्या कह सकते हो कि सर किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा और उन्हीं दोनों का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। तो देखो अभी क्या बोला था कि सर a प्लस बी जो बड़ा होगा c से, लेकिन c बड़ा होगा a माइनस बी से।
अर्थात दो का योग बड़ा होता है, अंतर कम होता है। तो देखो 15 और 20 का योग करोगे तो कितना हो गया 35, वो बड़ा हो गया किससे, x से। लेकिन x बड़ा किससे, 20 और 15 का डिफरेंस करोगे तो 5 से। तो दोस्तों क्या है, आपको ये बात समझ में आ गई? यदि समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से देखना इसको। वो कह रहा है कि दो भुजाएं 15 प्लस 20 बड़ी है, c यानी x बड़ा, 20 माइनस के 15। अब सॉल्व करें, 15 और 20 कितना हो गया 35, 35 बड़ा है किससे, x से, 20 में से 15 गए तो 5। तो यहाँ से आप क्या कहोगे कि सर जो x का वैल्यू है, सर जो x आपने तीसरी भुजा मानी थी उसका जो वैल्यू है वो 35 से तो छोटा लेकिन 5 से बड़ा होगा। 35 से तो छोटा लेकिन 5 से बड़ा होगा। तो हम क्या करें दोस्तों, सुनिएगा, x का जो मान होगा वो 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा लेकिन 35 से छोटा होगा, 35 से छोटा होगा। अब आपको पता है कि ऐसे आप कितनी देर में काउंट कर पाओगे, गिनोगे तो 6, 7, 8 बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो आप सीधे ही x का मान काउंट करने के लिए क्या करें, जो आपको भुजाएं दे रखी है वो छोटी भुजा पकड़ना। छोटी कौन सी है, 15। तो x के संभावित मान कैसे निकालोगे, ध्यान देना, x के कुल संभावित मान जो पूर्णांक में होंगे, कौन से होंगे, पूर्णांक मान। तो संभावित मान जो छोटी भुजा दे रखी है 15, उसका दुगना कर दो, 15 का दुगना करो और 1 कम कर दो, 15 दूनी 30 में से 1 गया तो कितना, 29। तो बताओ x के कुल कितने मान संभावित हैं, 29 मान संभावित हैं। जब मान 29 हैं तो त्रिभुज भी 29 ही बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि यदि आप 15, 20 तो दोनों फिक्स हैं, आप x की जगह 5 से बड़ा 6 लोगे तो एक त्रिभुज बनेगी, 7 लोगे तो दूसरी बनेगी, 8, फिर 9, 10, 11, ऐसे कहाँ तक, 35 तक। 35 से छोटा होना चाहिए यानी 34 तक। तो x के कुल कितने संभावित मान है दोस्तों, 29 है। और x का जो मान हो सकता है वो 5 से तो बड़ा और 35 से छोटा कोई भी पूर्णांक राशि हो सकती है। चलिए दोस्तों अब आगे और बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, पूरी हर एक बात, छोटी से छोटी बातें आपको आज इस वीडियो में जो भी बातें होंगी वो किसी भी त्रिभुज पर लागू हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो समबाहु पर ही होगा, विषम बाहु पर ही होगा। मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो भी दूंगा जो जिसमें समकोण अलग होगी, समबाहु अलग होगा, समद्विबाहु अलग होगा। त्रिभुजों के प्रकार, तो हम बात करें त्रिभुज दो प्रकार की होती है। एक होता है भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा होता है दोस्तों कोणों के आधार पे। भुजाओं के आधार पे दोस्तों तीन तरीके की त्रिभुज होती है। पहला आपको पता है समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। बाकी आगे जब समबाहु का वीडियो आएगा तो उस वीडियो में पूरी की पूरी बातें, थ्योरी की क्वेश्चंस और मैथमेटिकल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। समबाहु के बाद में हो गया विषम बाहु, फिर हो गया तीसरा समद्विबाहु। ये तो होगी भुजाओं के आधार पे। बात करें कोणों के आधार पे, तो कोणों के आधार पे भी दोस्तों तीन ही होती हैं। न्यून कोण त्रिभुज, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे, 0 डिग्री से बड़े होंगे। दूसरा होता है समकोण, जिसका एक कोण कितना डिग्री होगा भाई, एक कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी थीटा कितना डिग्री होगा, एक 90 डिग्री होगा। तीसरा होता है अधिक कोण। तीसरा कौन सा होता है दोस्तों, अधिक कोण। ये त्रिभुजों के प्रकार होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज हो गए। अब आगे बात हम करें त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड कि सर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सभी त्रिभुजों पर लागू होता है, उन वाले सारे क्षेत्रफल की हम किस किस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम काफ़ी तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों, और वो सारे तरीके जो सभी त्रिभुजों पर लागू होंगे। जरूरी नहीं वो समबाहु पर ही होगा, जरूरी नहीं समकोण पे होगा, समद्विबाहु पे होगा, सभी पर लागू हो, वो सारे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे आपको एक त्रिभुज मिला, ये वाला त्रिभुज,
नामकरण करा ABC था, तो आपने क्या बोला ABC का यदि मैं शीर्ष लंब डालूं, शीर्ष लंब क्या होता है दोस्तों, एक सिर से सामने वाली भुजा पर खींची गई एक रेखा जो 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। BC भुजा के लिए लंब AD हो गया, तो ऐसे ही यदि B से में भी लंब डाले, B बिंदु से लंब डाले किस पर, AC से, तो ये हो गया E। ऐसे ही C बिंदु से लंब डाले, यहाँ पे हो गया F। तो आप क्या कह सकते हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल होता है सर 1/2 आधार। यदि आप आधार BC को लेते हो तो ऊंचाई आपको AD लेनी पड़ेगी। जिस भुजा को आधार लेते हो उसी के सापेक्ष वाली ऊंचाई आपको काउंट करवानी पड़ेगी। ऐसे ही यदि आप 1/2 आधार AC लेते हो तो ऊंचाई आपको BE लेनी पड़ेगी। ऐसे ही 1/2 आधार यदि आप AB लेते हो तो ऊंचाई आपको CF लेनी पड़ेगी। इस तरीके से दोस्तों आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। अब काफी बार क्वेश्चन होता है कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण हो। दूसरा पॉइंट देखना, दो भुजा, जब दो भुजा और उनके मध्य का कोण थीटा दिया हो तो क्या करें। देखिए ऐसे एक त्रिभुज था ABC और आपको ये वाला कोण बता दिया कि थीटा डिग्री है, तो आप क्या बोलोगे, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलोगे 1/2 दोनों भुजाएं जो कोण बना रहा है, ये थीटा कोण AB और BC से बन रहा है, तो आप बोलोगे AB गुना BC गुना साइन थीटा। क्या बोलोगे दोस्तों, साइन थीटा। 1/2 जो दोनों भुजाएं दे रखी हैं उनका गुणनफल और साइन थीटा, इसके आधार पे भी आप कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। बोला सर इसके और इसमें क्या फर्क है, सुनना दोनों सेम है लेकिन थीटा दिया गया हो तब की बात हम इस वाले सूत्र को यूज करेंगे। कैसे, यहाँ पे आपने बोला कि सर यहाँ थीटा 90 डिग्री है, तो आपने एक ही बात बोलोगे 1/2 ये 90 डिग्री दे रखा है, मान लो इस वाली त्रिभुज की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, इस वाली त्रिभुज की यानी ADC की, तो यहाँ ये वाला कोण आपको 90 डिग्री दे दिया। ये भुजा है आपकी आधार, ये है इसकी ऊंचाई, तो बताओ आप ये तो बोलते 1/2 आधार गुना ऊंचाई और गुना साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है, तो सेम ये का ये सूत्र यही है। अब तीसरी बात और आता है, जब आपको परिमाप और अंतः त्रिज्या दे रखी हो अब अंतः त्रिज्या का मतलब क्या होता है, कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वर्त खींचा जाता है, वो वर्त अंतःवर्त कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःवर्त कहलाता है। और इसी अंतःवर्त का जो सेंट्रोइड केंद्र होता है उसको यदि भुजा पे मिला दूं तो वो क्या कहलाती है, R कहलाती है। और यही क्या कहलाती है दोस्तों, अंतः त्रिज्या कहलाती है। तो अब इस अंतः त्रिज्या का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, तो ये वाली बात आपको पता होगी कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र जो यूज करोगे वो क्या होगा, R इंटू एस। अब बोला सर R तो हो गई अंतः त्रिज्या, बोला ये S क्या है, S होता है दोस्तों अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। S होता है अर्ध परिमाप। अर्थात हम ये तीनों सूत्र किसी भी त्रिभुज पर लागू कर सकते हैं। अर्थात उसमें जरूरी नहीं कि आप समकोण पे लागू करो, समद्विबाहु पर करो, समबाहु पे करो, आप चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब आपको तीनों भुजा दे रखी हो, अर्थात कैसे, एक त्रिभुज है, ये भुजा A है, ये B है और ये C। आप जानते हो इसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, लेकिन फिर भी इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले S, अभी वाला
अभी बोला था एस क्या होता है, एस होता है अर्ध परिमाप। कैसे भाई, एस का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अरे आपको पता है कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप। और परिमाप में यदि मैं 2 का भाग लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, टोटल अर्ध परिमाप। तो बताओ एस को क्या बोलोगे, अर्ध परिमाप बोलोगे। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और दोस्तों इसको हम कहते हैं हीरोन का सूत्र। क्या कहते हैं, हीरोन का सूत्र। अब आगे और बात करते हैं जो जनरली सभी त्रिभुजों पर लागू होती है। जैसे माध्यिकाओं से भी क्षेत्रफल का क्वेश्चन होता है। कुछ 1-2 परमेय है, मध्य बिंदु परमेय है और 1-2 है समरूप आकृतियों से रिलेटेड हैं। उन सारी प्रमेयों का भी अध्ययन करते हैं आज ही के वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। तो देखिए माध्यिका को समझते पहले, माध्यिका क्या होती है। माध्यिका के नाम से पता चल रहा है दोस्तों, माध्यिका यानी मध्य का। आप किसी भी त्रिभुज में, एक त्रिभुज है आपके पास, इस त्रिभुज में किसी एक शीर्ष से, इस शीर्ष से मैंने सामने वाली भुजा पर एक रेखा खींची जो त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर दे। अर्थात जैसे मैं बोलूँगी फॉर एग्जाम्पल इसका क्षेत्रफल था 120, कितना है 120। तो दोस्तों क्या कह सकते हो कि सर ये 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। किससे, एडी क्या होगी, माध्यिका। ऐसे ही आपको पता है कि 3 शीर्ष हैं तो तीनों शीर्षों से 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। 3 शीर्ष हैं ए बी सी, तो तीनों शीर्षों से 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है। तो आप देखना 3 शीर्षों से तीनों माध्यिकाएं आप खींचोगे, ए बी सी हो गया नाम इसका, ये एडी माध्यिका होगी, बी से बीई माध्यिका होगी, सी से सीएफ होगी। क्या होगी, सीएफ। 3 त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हमने खींची और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर जाकर मिली हैं, जिस बिंदु पर मिली हैं उसी को हम केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तो इससे क्षेत्रफल से रिलेटेड कौन सी बात आती है। अभी आपने क्या बोला कि यदि मान लो इसका 120 है तो 2 भाग हो गए एक माध्यिका खींचने की वजह से, तो दोनों भाग 60-60 के हो गए। लेकिन अभी आपने देखा कि तीनों शीर्षों से 3 माध्यिकाएं खींची, तो 3 माध्यिकाएं खींचने की वजह से अपने पास कितने हिस्से हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये 6 भाग जो छोटी छोटी त्रिभुज बनी है, इन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, समान होता है। कैसे, अभी आपने बोला कि सर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 था, कितना था 120 था। तो 120 में यदि मैं 6 का भाग लगा दूं, 120 में 6 का भाग लगा दूं, तो बताओ एक के हिस्से में कितना आया, 20। तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 20 बोलोगे, इसका भी 20 है, इसका भी 20 है, इसका भी 20 है और इसका भी 20 है और इसका भी 20 है। अर्थात प्रत्येक जो छोटी छोटी त्रिभुजें बनी है उन सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो गया, कितना कितना, 20-20। अब जैसे आपको मान लो मैंने बता दिया कि एक त्रिभुज था जिसका क्षेत्रफल 120 है, तो आप मुझे बताइए त्रिभुज बी, ये ओ हो गया, बी ओ डी का क्षेत्रफल। तो बताओ छठा हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 6 त्रिभुज बन चुके हैं, तीनों माध्यिकाएं खींचने की वजह से त्रिभुज के 6 भाग बन गए। तो प्रत्येक 6 भागों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, समान होगा। तो दोस्तों जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल देकर माध्यिकाएं दे दे तो प्रत्येक माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। और दूसरी बात क्या होती है, ये त्रिभुज थी आपकी, आपने क्या बोला, इस त्रिभुज की सर आपने एक माध्यिका खींची एडी, एडी ऐसे ही सीई और बीएफ भी खींची थी, तो वो एक बिंदु पर मिल रही थी और उस बिंदु को आपने क्या बोला था, केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र बोला था। अर्थात ये आपका केंद्र बिंदु O है। तो आप क्या बोलोगे, दूसरी बात जो आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी कि सर जो माध्यिका होती है, माध्यिका होती है वो केंद्र से 2:1 में क्या होती है, विभाजित होती है। अर्थात AO और OD का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1 होगा। AO और OD का जो रेशियो होगा, AO और OD का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:1। तो दोस्तों एक बात बताओ, यदि मैं अंदर एक सर्किल खींचूं, अंतःवर्त बना दूं, तो
अंतःवर्त की त्रिज्या आप इस केंद्र बिंदु O से खींचोगे तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? अंतःवर्त की त्रिज्या। और ऐसे ही यदि आप इसके चारों तरफ खींचोगे, बाह्यवर्त खींचोगे, परिवर्त खींचोगे, तो परिवर्त के लिए, क्योंकि ये सेंटर पे केंद्र यानी शीर्षों पे मिल रहा है वर्त, तो बताओ इसके लिए इसकी त्रिज्या कौन सी होगी? ये 2 वाली AO होगी। तो बताओ परिवर्त की त्रिज्या बाहर वाली, अंतर्वर्त की त्रिज्या अंदर वाली, दोनों का मिलाकर उसकी माध्यिका या उसकी ऊंचाई होती है या नहीं होती? तो चलिए दोस्तों, ये वाली बात आपने देखी कि कभी भी आपको त्रिभुज की माध्यिकाएं बताकर क्षेत्रफल से रिलेटेड बात होती है तो माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। अब आगे हम एक प्रमेय लेते हैं और वो प्रमेय होगी, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको फैक्ट बता रहा हूँ जिनसे हमारे क्वेश्चंस उठते हैं। वो फैक्ट है क्या कि कोई भी 2 समरूप आकृतियाँ होती है, कोई भी 2 समरूप त्रिभुजें होती हैं तो उनका क्षेत्रफल और उनकी भुजाओं में क्या संबंध होता है? देखिए वो बात, देखिए दोस्तों क्या होती है वो आकृति। जब कोई दो समरूप क्या होता है बताता हूं अभी। समरूप त्रिभुजों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा या माध्यिका के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले की बात, आपको जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो उसमें आपको एक बात जरूर कह देगा कि दोनों आकृतियां, दोनों त्रिभुजें कैसी हैं? समरूप है। देखना मैं आपको बता रहा हूं, एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है। दोनों की दोनों त्रिभुजें समरूप हैं। प्रश्न आपको कहेगा, लेकिन मैं समरूप की स्थिति बता देता हूँ। समरूप क्या होता है कि कोई भी 2 आकृतियां जिनके प्रत्येक भुजा समान अनुपात में हो, प्रत्येक कोण इक्वल तो होते ही हैं, साथ उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समान होता है। अर्थात ये दोनों आकृतियां आपस में क्या हैं? समरूप हैं। तो देखो क्या बोलोगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात, ये दोनों का अनुपात बराबर होता है संगत भुजा। AB की संगत भुजा है PQ, AC की संगत भुजा है PR, BC की संगत भुजा है QR। यदि मैं माध्यिका खींचना चाहूँ, AD हो गया, ये हो गया PS हो गया। माध्यिका हो, शीर्षलंब हो, परिमाप हो, उन सभी का अनुपात भी सेम होगा। तो दोस्तों AB की संगत भुजा है PQ, जिनके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ से आपको इन दोनों आकृतियों में से क्या तो इन दोनों का क्षेत्रफल देकर, एक भुजा देकर दूसरी भुजा पूछेगा, या फिर दोनों भुजा देकर एक क्षेत्रफल देकर दूसरी का क्षेत्रफल पूछेगा। अब आगे हम बात करते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से रिलेटेड। बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है दोस्तों? मध्य बिंदु प्रमेय जो भी होती है उसमें क्या होता है कि कोई भी एक त्रिभुज जिसकी 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा, ध्यान से सुनना, किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त एक रेखा तीसरी भुजा के समानांतर व तीसरी भुजा की आधी होती है। कैसे? मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना। त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा या भुजा तीसरी भुजा के समानांतर और उसकी आधी होती है। आधी यानी हाफ होती है। अर्थात कैसे? ध्यान देना,
एक आपके पास कोई भी ट्राइंगल था, ABC नाम था उसका। मैंने क्या बोला कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को मैं AB भुजा और AC भुजा, इन दोनों के मध्य बिंदुओं को मिलाता हूँ। इन दोनों का मध्य बिंदु ये है, तो आपने मिलाया तो एक रेखा प्राप्त हुई और उस रेखा का नाम कर दो D और E। क्या कर दिया दोस्तों? D और E, अर्थात DE एक भुजा बनकर आई है। तो आप इस DE के बारे में क्या कहोगे कि ये DE भुजा इस BC के समानांतर होगी। अर्थात पहली बात, DE समांतर होगी BC के, DE समांतर होगी BC के। दूसरी बात क्या कि ये जो DE भुजा है वो BC की क्या होगी? आधी होगी। अर्थात ये यदि मान लो 20 है तो ये कितनी हो जाएगी? 10। ये 10 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5। तो बताओ आप क्या बोलोगे? जो DE भुजा है वो DE भुजा BC भुजा की आधी होती है। BC भुजा की आधी, यानी BC का आधा कर दो तो किसके बराबर हो जाएगी? DE के बराबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? DE के बराबर। अब एक बात नोट डालकर यहां से और आती है, क्या कि यदि तीनों भुजाओं के, दूसरी बात क्या है? यदि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप, ये क्वेश्चन बन के आता है काफी बार। प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। सुनना दोस्तों, एक त्रिभुज थी ये वाली जो अभी आपने डिस्कस करी थी, ABC नाम था इसका। मैंने क्या करा, इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु लिए। इस भुजा का B हो गया, B तो हो गया, ये हो गया D, ये E और ये F हो गया, DEF। इन तीनों भुजाओं को मिला दें, तीनों बिंदुओं को मिलाओगे तो दोस्तों एक छोटा त्रिभुज बनकर आएगा, और वो छोटा त्रिभुज कौन सा हो गया? DEF हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि DEF का क्षेत्रफल होगा, DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज DEF इस छोटे वाली त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल बड़ी त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होता है। बताता हूं कैसे होता है। यानी त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा होता है दोस्तों? चौथा हिस्सा। और इसी परिमाप की बात करूं तो बोलोगे त्रिभुज DEF का परिमाप, त्रिभुज DEF का परिमाप, इसका परिमाप होता है बड़ी वाली त्रिभुज ABC का परिमाप। बड़ी वाली त्रिभुज का जो परिमाप होगा उसका आधा होता है। अर्थात दो बातें थी, क्या? यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बड़ी त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होता है, और यदि परिमाप की बात करूं तो आधा परिमाप होता है। आप बोलोगे सर ये बात आप कैसे कह रहे हो? सुनना मेरी बात, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान देना। ये मान लो ये भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10। ये आपकी 12 सेंटीमीटर है और ये आपकी 14 सेंटीमीटर है। मान के चलना, थोड़ी देर एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। यदि आप बोल रहे हो कि ये भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा FE, क्योंकि अभी देखो मध्य बिंदुओं को मिलाने से रेखा तीसरी भुजा के समांतर, ये भुजा इस भुजा के समानांतर होती है। अर्थात AB किसके समानांतर होगी? FE की। तो जब 10 है ये, तो ये फिर कितनी होगी दोस्तों? 5 होगी। क्यों? क्योंकि DE BC का क्या होती है? आधी होती है। ये कितनी होगी दोस्तों? 5 होगी। ऐसे एक बात बताना, यदि आप इस भुजा को 12 लेते हो और DF जो पॉइंट है मध्य बिंदु का वो BC के DF समानांतर है, लेकिन ये 12 है, तो दोस्तों ये कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6। ऐसे एक बात बताना, ये भुजा 14 है तो फिर ये भुजा कितनी होगी? आधी 7 होगी। कितनी होगी? 7। अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल BC 12 था, 12 में से ये मध्य बिंदु है तो ये 6, ये 6, बात सही है। ऐसे ये 14 है तो ये 7 और ये भी 7 हो गया। AB टोटल 10 है तो ये भी 5 और ये भी 5। अब आपके पास देखना त्रिभुज कितने बने हैं। आप बोलोगे सर एक त्रिभुज बना है, 2 बना, ये तीसरा हो गया और ये चौथा त्रिभुज हो गया।
क्या चारों त्रिभुजों की भुजाएं आप नोट कर पा रहे हो? ध्यान देना, इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजाएं देखना 5 6 7, इसकी देखना 5 6 7, इसकी देखना 5 6 7, इसकी देखना 5 6 7। तो सारी त्रिभुजें बराबर बराबर भुजाएं वाली हो गई। तो बताओ, एक ही त्रिभुज ABC जिसकी 10 12 और 14 थी भुजाएं, उसके आपने 4 छोटे छोटे त्रिभुज बना दिए और उस चारों की चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में समान है। तो क्योंकि यदि तीनों की भुजाएं 5 6 7 5 6 7 5 6 7 भुजा बराबर है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो बताओ, इस वाले डार्क वाले भाग का क्षेत्रफल एक हिस्सा है पूरे त्रिभुज के चौथे हिस्से के बराबर में। तो दोस्तों ये बात सही है कि सर DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो ABC के क्षेत्रफल का कितना होगा? चौथा भाग होगा, और DEF का परिमाप ABC के परिमाप का आधा होगा। अब दोस्तों इन पे चलते हैं क्वेश्चनों पे। जो आज के इस वीडियो में हमने जो थ्योरम्स, जो बातें, जो पॉइंट्स नोट करे हैं, उन्हें सारी बातों को अध्ययन करते हुए एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और चलिए क्वेश्चनों पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। ध्यान देना, प्रश्न देखना, किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की। ABC है ये भुजा और ये भुजा मैं बराबर मान लेता हूँ। दोनों बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर की है, ये भी 12 है और ये भी 12 है। क्या कह रहा है? यदि मध्य का कोण 60 डिग्री है, दोनों भुजाओं के मध्य का कोण 60 डिग्री है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पॉइंट्स पढ़े हैं उन पॉइंटों को ध्यान से पढ़ना। मैंने क्षेत्रफल वाले में दूसरा पॉइंट पढ़ाया था कि जब भी आपको दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण दे रखा हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आपने क्या बताया था कि सर क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल, जो दोनों भुजाएं दे रखी है AB और BC गुणा साइन थीटा, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। थीटा कितना है दोस्तों? 60 डिग्री। तो देखना 1/2, एक भुजा 12 दूसरी भी 12, साइन 60 की वैल्यू त्रिकोणमिति की है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। 2 से काटा 6, 2 से काटा 6, तो बताओ 6 और 6 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किन्हीं दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात, कोई दो त्रिभुज हैं जिनके आधार का अनुपात, आधार फर्स्ट मान लो और आधार सेकंड मान लो, इनका अनुपात दे रखा है दोस्तों 2:3 है, और उनकी संगत ऊंचाइयों, इसकी ऊंचाई फर्स्ट मान लो और अनुपात इसकी ऊंचाई 2 नंबर मान लो। इनका अनुपात दे रखा है दोस्तों 5:4। पूछा है क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अनुपात होता है A/BB अनुपात ही है, A/BB अनुपात है भाई। ये वास्तविक फॉर्म है, ये इसका भाग फॉर्म होता है अनुपात का। तो मैं क्या आपसे क्या पूछा गया है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। बात सही है। इसका आधार फर्स्ट, इसका ऊंचाई फर्स्ट, इसका आधार 2, इसका ऊंचाई 2, क्योंकि दोनों त्रिभुज जब अलग अलग है तो दोनों को 1 और 2 नंबर दे दीजिए। तो बताओ क्या बोला, आप अनुपात बनाओगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा। आधार फर्स्ट की वैल्यू बताना कितना है? 2। ऊंचाई फर्स्ट की वैल्यू बताना 5 बटे आधार नंबर 2 उसका वैल्यू है 3 और ऊंचाई 2 की वैल्यू है 4। तो दोस्तों आप बोलोगे 2 से काट दिया 2, अर्थात 5/6। तो आप क्या कह सकते हो, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात आएगा दोस्तों वो कितना आएगा? 5:6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 5:6। देखिए अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है कि दो त्रिभुजों के आधार का अनुपात, दो त्रिभुज है उनका आधार का अनुपात, आधार 1 नंबर, आधार 2 नंबर, इनका अनुपात दे रखा है दोस्तों आपको x/y। और क्या कह रहा है, उनके क्षेत्रफलों का, मतलब क्षेत्रफल फर्स्ट और क्षेत्रफल सेकेंड, दोनों त्रिभुजों के अलग अलग हैं तो 1 नंबर 2 नंबर से डिनोट कर दीजिए। इनका है A/B। आपसे पूछा क्या है, तो बताओ उनके शीर्ष लंबों यानी ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। तो दोस्तों अभी क्या बोला सर, क्षेत्रफल जो फर्स्ट है और क्षेत्रफल सेकेंड, आपने अभी दोनों का अनुपात बनाया था। तो बताओ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। दूसरे वाले की बात करो इसका क्षेत्रफल, तो वो भी 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा। बात सही है। अब बताना मुझे 1/2 से 1/2 गया, आधार ये फर्स्ट था, ऊंचाई फर्स्ट, आधार 2 ऊंचाई 2।
क्षेत्रफल फर्स्ट, क्षेत्रफल सेकंड, इन दोनों का वैल्यू है a अनुपात b, तो आप a बटा b बोल दीजिए बराबर। सही है। आधार फर्स्ट आधार सेकंड, आधार फर्स्ट आधार सेकंड है x बटा y गुना ऊंचाई फर्स्ट गुना ऊंचाई सेकंड। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों? आपको वैल्यू निकालनी है सर ऊंचाइयों की, अर्थात इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करें, ऊंचाई फर्स्ट से x है और ऊंचाई सेकंड के पास y है, तो y तो चला जाएगा a के पास और x आ जाएगा किसके पास, b के पास। तो आप क्या बोलोगे, ऊंचाई फर्स्ट बटे ऊंचाई सेकंड, वो क्या हो जाएगा, देखो ऊंचाई फर्स्ट का वैल्यू निकालोगे तो x किसके पास आएगा, b के पास, तो आप बोलोगे xb। और ऊंचाई सेकंड की वैल्यू निकालोगे तो y किसके पास आएगा, a के पास, तो आप बोलोगे ay। तो बताओ उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या हो गया, ay अनुपात xb, अर्थात ay अनुपात xb, ये उनकी ऊंचाइयों का अनुपात हो गया। किसका अनुपात हो गया दोस्तों, ऊंचाइयों का। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, अंतः त्रिज्या बोले तो छोटा आर, अंतः त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, और आगे क्या बोला, तथा तीनों भुजाओं का योग, भुजाओं का योग होता है परिमाप, वो दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। तो पूछा है क्षेत्रफल, क्या पूछा है दोस्तों, क्षेत्रफल। भाई ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, आपको तो दिखाई दे रहा है, आप तो इतना लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों। एक बात बताओ, क्षेत्रफल हमने पढ़ा था, जब भी आपको अंतः त्रिज्या और परिमाप या अर्ध परिमाप हो तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते थे। क्या, अंतः त्रिज्या r गुणा s, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो r का मतलब होता है अंतः त्रिज्या, s का मतलब होता है अर्ध परिमाप। लेकिन आपको योग परिमाप 50 है, तो बताओ s की वैल्यू निकालोगे तो 50 बटे 2 यानी अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25। अंतः त्रिज्या कितनी है, 6, अर्ध परिमाप है 25, तो बताओ 25 का 150, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया। इसीलिए मैंने सारे सूत्र से एक साथ आपको कवर करवाए ताकि थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस बहुत जनरली पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप, नाम पहले से कह रहा है कि कोई भी त्रिभुज है वो दोनों समरूप हैं। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR हैं जहाँ उनकी संगत भुजाओं का मान 16 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। मैं डायग्राम बना ही देता हूँ। त्रिभुज ABC है और त्रिभुज PQR है। वो कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। बोला इनकी संगत भुजाओं का मान क्रम से, मान लो ये 16 है तो ये कितनी होगी, 15 होगी। फिर कह रहा है यदि ABC का क्षेत्रफल 256, इसका क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अभी आपने थ्योरम्स पढ़ी थी कि कोई भी दो समरूप आकृतियाँ जिनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 256 बटे दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, वो x वगैरह मान लें, कुछ भी मान लो, बराबर होता है संगत भुजा 16, x की संगत भुजा 15 के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही तो बात हुई थी। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू निकालनी है, तो इस स्क्वायर को हटाइए या फिर स्क्वायर को सोल्व करोगे तो बताओ 16 का स्क्वायर 256 होता है, 15 का 225 होता है। तो 256 से 256 ऊपर का ऊपर घट जाएगा तो x की वैल्यू 225 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी दोस्तों, 225। तो बताओ दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइबर करना। घर रहना, स्वस्थ रहना। फिर मिलते हैं जल्दी ही आपके साथ एक नई वीडियो से।